हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जितेश गौड़। हम लोग अपने अमेजिंग वीडियोस की सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग आपके लिए नीट के पेपर्स लेके आए हैं। कुछ नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जो क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का, वो आप लोगों के लिए नीट 25 के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जो 37 ईयर्स के जो पेपर हो चुके हैं नीट के, उसी के अकॉर्डिंग नीट का ट्रेंड रहता है और बहुत इजी पेपर्स आते हैं। तो जो पेपर के अंदर क्वेश्चन डिजाइन होते हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट होता है उनके अंदर इंक्लूडेड, और उन क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहता है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आप लोगों का नीट 2025 इजीली क्रैक हो जाएगा। तो करते हैं हम लोग अपना पेपर का जो पोर्शन स्टार्ट और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो नीट यूजी जो हम लोग 23 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये F6 कोड का कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा आज गला खराब है, बट फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फ्रूटफुल निकल सके आप लोगों के लिए। यस, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों का, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस L इज, आप लोगों को L की वैल्यू गिवन है 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C इज 1 माइक्रोफैरेड एंड रेजिस्टेंस R इज 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर। अभी कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। आप लोगों को पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। अगर हम लोग इसको F लिख ले, अगर ओमेगा हटा दिया आप लोगों ने तो ओमेगा की जगह यहां पर 2 पाई नहीं आएगा, और अगर आप लोगों ने इसको F लिखा है तब यहां पर 2 पाई लिख लेंगे हम लोग, 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो दोनों से ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो आंसर दे रखे हैं वो रेडियन पर सेकेंड और किलोहर्ट्ज दोनों में दे रखे हैं, इसलिए हमें दोनों से ही चेक करना पड़ेगा। तो पहले चेक करते हैं, ये देख लेते हैं एक बार हम लोग F। तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 अंडर रूट LC, वैल्यू ऑफ L कितना है 10 मिली हेनरी। तो 10 मिली हेनरी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी आएगा। ये 10⁻² लिख सकता हूं उसको मैं, और 1 माइक्रोफैरेड इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। दोनों की वैल्यू देखते हैं, देखिए तो 10⁻² एंड 10⁻6, यहां पर क्या 10⁻8 आ जाएगा, ठीक है। ये -8 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 10⁻4 होगा, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, तो 10⁻4/2 इंटू 3.14। अब मैं इस ऊपर वाली टर्म को दोनों को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लूं तो आप लोगों को पता है कि जो पाई स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू नियर अबाउट 10 होती है। ये पाई स्क्वायर आ गया आपके पास में, 10 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये 10 ये 10, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 3.14। जैसे इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 और कितना बच गया 2 5 जा और 2 7 जा, तो 1.57 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ये 1.59 किलो हर्ट्ज के सिमिलर है। तो ऑप्शन इज 3, ऑप्शन इज 3। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। आप लोगों को एक डबल बैटरी का सिस्टम दे रखा है, मतलब आप लोगों को KVL अप्लाई करना पड़ेगा और आप लोगों को बताना है कि A to B है सब या B to A है। करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। क्या करें हम लोग, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, 10 वोल्ट ज्यादा वोल्टेज है तो 10 वोल्ट की चलेगी, तो करंट का जो फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा सर्किट में क्लॉकवाइज। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, करंट डायरेक्शन प्लस माइनस लगा लो, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस प्लस ऑलरेडी दे रखा है, ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस, करंट की डायरेक्शन ये प्लस माइनस। आपको इसमें KVL लिखना है। कैसे लिखें KVL, देखना हम लोग A to B लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है 2 I करंट फ्लो हो रहा है, तो V इंटू I इंटू R, सॉरी V की वैल्यू लिखेंगे हम लोग IR, 2I माइनस का 10 मिलेगा, ये माइनस का 10, ये प्लस का 5, ये प्लस का 1 इंटू I, इधर से आए हम लोग तो ये +7 इंटू I इक्वल्स टू 0। देखो 7I 8I 10I,
ये दोनों कितने हो जाएंगे, -5 इक्वल्स टू 0। सो आई की वैल्यू 5/10 0.5 एम्पियर। कहां से फ्लो हो रहा है, फ्रॉम ए टू बी। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, बी टू ए है, ए टू बी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट 0.5 ये है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोलो क्लियर है ना। देखो आप देख रहे होंगे काफी इजी पेपर आता है आप लोगों का। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने उसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट देन द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाय। आप लोगों को गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन दिया है और बोला है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होता है, कौन सा करंट फ्लो होता है, IG, इसकी वैल्यू है 0, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है दैट मींस जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा। मतलब यहां पर ये एक ओपन सर्किट हो गया, तो ये जब ओपन सर्किट हुआ तो ये +-2 वोल्ट कहां अप्लाई हो जाएगा, +-2 वोल्ट यहां आ जाएगा। क्या ये +2 वोल्ट, ये वाला यहां आ जाएगा, +-2 वोल्ट का जो फर्क है। अब देखो इस सर्किट में देखना, सिर्फ इस एंड पर प्लस, ये भी प्लस, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज बचेगा वो कितना बचेगा, 8 वोल्ट। 10 - 2 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट आ गया तो इसके लिए हम लोग करंट निकाल सकते हैं। क्या आएगा, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ पता ही है आप लोगों को, V = IR। 8 वोल्ट, I निकालना है 400, सो I की वैल्यू आ गई 1/50 एम्पियर। और यही 1/50 एम्पियर जो होगा वो यहां फ्लो कर रहा होगा, ये फ्लो करेगा, ये वापस फ्लो करके आ गया इस पर, यही तो हुआ होगा। तो R की वैल्यू निकालनी है, आप लोग फिर अगेन वही लगा सकते हैं, V = IR। बिकॉज दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट सेम रहने वाला है, तो वोल्टेज की वैल्यू से हम लोग R निकाल लेंगे। R कितना है आप लोगों के पास में, 2 वोल्ट। I कितना है, 1/50, वैल्यू ऑफ R, सो R = 100 ओम। 100 ओम कहां है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है, सेकंड जो है, वो हम लोगों का ऑप्शन सही होगा इसमें। तो देख रहे कितना इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगते हैं, मतलब बहुत इजी पेपर आ रहा है नीट का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। RMS स्पीड, और RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, VRMS जो होता है वो √ प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। बट ये जो टेम्परेचर होता है ये किसमें होता है, केल्विन में। टेम्परेचर किसमें होता है, केल्विन में। तो टेम्परेचर के लिए देखते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा, 273, इसमें से -50 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 223 केल्विन। ये आ गया। अब ये बोल रहा है कि टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय। अब बहुत सारे बच्चों से यही गलती हो जाती है, बच्चे इसको इंक्रीज्ड 2 पढ़ लेते हैं, इंक्रीज 2 3 टाइम्स, तो वो क्या करते हैं 3V कर देते हैं। ये बोला है इंक्रीज्ड बाय, दैट मींस V तो ऑलरेडी है, इसमें इंक्रीज्ड बाय मतलब 3V और ऐड हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 4V हो गई। अब ये तो इंक्रीज बाय और इंक्रीज 2 में फर्क समझना है, इंक्रीज 2 नहीं है, इंक्रीज बाय है, तो 4V हो गई। अब देखो अगर हम लोग इसको देखें तो VRMS का जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। जब V 4 टाइम हो गया तो टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 16 टाइम, तो T2 = 16 T1। ये लो क्या फर्क पड़ा बताओ, क्लियर है ना भाई। V² RMS जो है वो T के प्रोपोर्शनल है। V जब V से 4V हो गया तो ये 4V हो गया, तो टेम्परेचर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 टाइम हो गया। इतना तो आप लोगों को है ना इजीली कैलकुलेशन आती होगी भाई, है ना बेटा। तो T2 = 16 T टाइम 16, T1 की वैल्यू कितनी है 223, यही तो है, मल्टीप्लाई कर लो उसको। देखो हम लोग 223 को मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से 16 से, कितना आएगा 16 48 और 16 2 जा 32 और 4 6 16 2 जा 32 और 35, तो 3568 ये आ गया केल्विन में, है क्या 36 केल्विन। देखो दोनों नहीं दे रखे हमको, किस में देखा है, डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे इसमें -273 कर देंगे, तो 8 में से 3 5, 16 और 7 ये 9 और
3295 दिख रहा है, देखो ऑप्शन 3295 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। ये डिग्री सेल्सियस में आप लोगों का आंसर आ गया। तो बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखना क्या है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। लो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से आप लोग डरते रहते हो, और देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है। आप लोगों को पता ही है क्या कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है I इक्वल्स टू वो होता है एम के स्क्वायर। यहाँ के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, जिसकी वैल्यू हम लोग स्क्वायर रूट से निकालते हैं, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यही तो निकालते हैं आरएमएस वाला वैल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशन, मीन स्क्वायर रूट। अब देखो ये पहला निकलना चाह रहा है सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए I कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, ये m से m कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई √2/5 r। सेकंड बोला है इसने क्या, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर क्या होता है, फिर अगेन 2/3 mr स्क्वायर इक्वल्स टू mk स्क्वायर, कट गया, k की वैल्यू आ गई √2/3 r। दोनों का रेशो पूछा है, तो रेशो निकाल सकते हैं हम लोग कि k1/k2, ये सॉलिड स्फीयर का, ये होलो स्फीयर का, तो कितनी वैल्यू आई है √2/5 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/2, कट गया, तो √3/5 टाइम्स आ गया रेशो। बट यहां पर देखो ये रेशो जो दे रखा है आप लोगों को, ये इस तरीके से दे रखा है, तो जो एनटीए है उसने इसका सॉल्यूशन जो है उसमें बोनस मार्क्स दिए हुए हैं आप लोगों को। इसका सॉल्यूशन जो है वो अंडर रूट में नहीं है, यहां पर देखो ऑप्शंस में, बट अगर हम लोग फिर भी ठीक करना चाहें तो हम लोगों को आंसर तो मिल रखा है 3/5, तो फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। इसकी एफिशिएंसी दे दी, ईटा की वैल्यू दे दी आपको 50%। When its source is at temperature of 327 degree Celsius, then the temperature of the sink, देखो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बताओ। फॉर्मूला होता है 1 - T सिंक अपॉन T सोर्स, और दोनों का टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। देखो तो 327 कितना आ जाएगा, 327 270 कितना आ गया, ये 600 आ गया। तो वैल्यू सोर्स की सिंक की निकालनी है, 1 - T सिंक अपॉन T सोर्स 600, और नीटा कितना है 50%, 50% मतलब 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 - दिस, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो T/600 इधर आया, 1 - 1/2 2, तो T की वैल्यू आ गई कितनी 300 केल्विन। बट डिग्री सेल्सियस दे रखा अगेन वही, तो क्या करेंगे -273, तो 27 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर, फोर्थ ऑप्शन। आप लोग देख रहे हैं कितना इजी पेपर आया है, और ये प्रीवियस कुछ 5 इयर्स के पेपर्स ऐसे हैं, अगर हम लोग नीट 2021 को कर दें, अगर अलग निकाल दें, थोड़ा सा लेंथी पेपर था, टफ तो वो भी नहीं था। बाकी 2020 से लेकर के 2024 तक में जितने भी पेपर्स आ रहे हैं नीट के, वो एक इजी पैटर्न आ रहा है, तो आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है। 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का आराम से, बट आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन इजी गोइंग फर्स्ट राउंड में हो रहे हैं उनको टिक करते जाओ, देन फिर सेकंड राउंड में हम लोग देखेंगे कि टफ क्वेश्चंस कौन से हैं। तो इस अप्रोच से करते हो आप लोग क्वेश्चन को, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। इस पेपर में 170+ मार्क्स बता रहे हैं बच्चे, तो बहुत इजी पेपर है, तो कर सकते हैं आप लोग। यस, नेक्स्ट जो है अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट अपना देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब। यस, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। और ये तो प्रोजेक्टाइल हो गया, यहां से 30 डिग्री पर हम लोग भेज रहे हैं, और क्या दे दी इसकी स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज, मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला सब जानते होगे, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, क्या होता है फॉर्मूला, u² sin² थीटा
अपॉन 2g। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। देखो u कितना दे रखा है 280, साइन थीटा 30, साइन थीटा 1/2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, और g की वैल्यू बोली है आप लोगों को 9.8 लेनी है। ठीक है, क्या होगा, ये कट जाएगा, ये 140 आ गया। क्या आने वाली है वैल्यू 140 और उसका स्क्वायर अपॉन, देखो नीचे, तो 140 इंटू 140 अपॉन 2 इंटू 98, क्या हो जाएगा 19/6। ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 2 0, ये 19.6, पॉइंट हटाया 0, ये देखो 1 पूरा चला गया 1 2 3, 1000 जो है वो देखो आंसर में आ गया। सेकंड ऑप्शन कितना इजी है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, कितना दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। सीधा सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। टॉर्क निकालना है, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है P sin थीटा। देखो टॉर्क कितना है 4, P आपको पता ही है 2AQ होता है, और कितना दे रखा है डाइपोल लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2AQ E और साइन 30, साइन 30 1/2, तो देखो ये 1/2 से ये कट जाएगा, तो 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, A आप लोगों को गिवन है, कितना गिवन है 2A की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो हम इसको 2 रख रहे हैं, ये 100 कन्वर्ट कर लिया। Q हमें फाइंड करना है, E कितना है 2 × 10⁵, ये 1/2। क्लियर, तो ये को कट गया, कितना आया 2, तो ये आ गया, इसको ऊपर भेज दें 100 और ये नीचे आ जाएगा 10⁻⁻5। ठीक है, और 2 इधर बच गया, कितना आ गया 2 मिली कूलम। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आया है थर्ड। तो कितना इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं ये भी हम लोग। नेक्स्ट अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। फोटोवोल्टिक सेल, ये फोटोवोल्टिक डिवाइस कौन सी होती है, कौन सी होती है फोटोवोल्टिक, सोलर सेल। यहां पर वो सोलर सेल भी लिख सकता था ना, तो सोलर सेल फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फिर बोला है इसने क्वेश्चन नंबर 10, द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। आप एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसमें टेम्परेचर जो है और वोल्टेज जो है उसके चेंज से फ्लक्चुएशन आ रहा है, कौन सी एरर काउंट होती है, रैंडम एरर। मतलब ये तो फैक्ट्स हैं, ये तो आप लोग जब एनसीईआरटी एक रीड आउट करते हो तो उस टाइम उसमें फैक्ट्स लाइंस लिखी हुई हैं, एज इट इज लाइंस उठा करके एनसीईआरटी की पूछ ली है क्वेश्चन में, देखो रैंडम एरर्स। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक। फंडामेंटल पूछा है, देखो प्रोड्यूस बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप। क्या होती है फंडामेंटल हार्मोनिक, पता होगा आप लोगों को। फंडामेंटल हार्मोनिक ओपन पाइप का फॉर्मूला होता है V/2L और क्लोज पाइप का होता है कितना V/4L। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय ओपन टू क्लोज ऑफ द सेम लेंथ। सेम लेंथ है तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, देखो F1/F2 V/2L, और ये चला जाएगा ऊपर, कट गए, तो कितना आ गया 2:1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2:1, ये आंसर हो गया। कितना इजी है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। अरे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है 0। कैसे, क्योंकि भाई जो सिंगल मोनोपोल जो है, मोनोपोल है मैग्नेट का, वो एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल जो है मैग्नेट का वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो हमेशा 2 पोल्स अवेलेबल रहेंगे N और S, तो मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब ओवरऑल के लिए क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा, एन से निकलेगी एस में जाएगी, एन से निकलेगी एस में जाएगी, खत्म बात, हो गया सॉल्व। तो हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं और देखो आप बहुत ही फास्ट चल रहा है मामला, तो पेपर बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर दिस रिस्पेक्टिवली इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ, ये दे दिया आप लोगों को, बताओ फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे निकलेंगे, कौन कौन से निकलेंगे कौन कौन से निकलेंगे। अरे भाई कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फोटॉन्स एनर्जी होती है, इंसिडेंट फोटॉन्स एनर्जी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, वर्क फंक्शन एनर्जी से। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, ये 2.2, ये किससे ज्यादा दिख रही है आपको, क्या 2.30 से ज्यादा दिख रही है क्या, नहीं। 2.75 से ज्यादा दिख रही है क्या, नहीं। ये ज्यादा किससे है, सिर्फ 2.14 से, और 2.14 किसका है, सीजियम का, फोर्थ ऑप्शन, खत्म काम। कितना इजी क्वेश्चन है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू। ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चे गलत करके आए थे, और क्वेश्चन इजी है बट जल्दीबाजी में आप लोग इसका आंसर जो है वो ये वाला देकर आ गए कि सर लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर v होता है। अरे भाई क्वेश्चन ढंग से पढ़ो एक बार, एक्स रेज के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिनिमम वेवलेंथ। एक्स रेज होती क्या है, इलेक्ट्रॉन आता है मेटेलिक सरफेस से टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी फास्ट काइनेटिक एनर्जी से आता है, आया, इसको अपनी एनर्जी क्या कर देगा, मेटल को ट्रांसफर कर देगा, तो अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की मिनिमम, और वेवलेंथ मैक्सिमम, और इसकी क्या हो जाएगी एनर्जी, अब इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, उसी की पूछिए मिनिमम वेवलेंथ बताओ भाई एक्सरे की कितनी है, क्वेश्चन यही तो है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूविंग करता हुआ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट करेगा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, क्या है यहां पर, ये समझना, देखो वापस बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन जब भागता हुआ आएगा तो मेटेलिक सरफेस से टकराएगा, ये मेटल है, इसी से तो एक्सरे इमिट होगी, तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा तो कौन सी एनर्जी लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, और इसकी कौन सी एनर्जी है, एससी बाय लैम्डा, खत्म बात, हो गया काम अपना। तो हमें क्या निकालना है, ये पूछा है मिनिमम वेवलेंथ, तो ये मिनिमम है, इस मिनिमम की वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एससी बाय ईवी, देखो किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है, 1/v के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका आंसर होने वाला है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 पर। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 देखना, क्या दिल बोला है 15 और 16 में, ये बोला है ए 12 वोल्ट 16 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt, assuming the transformer to be idle, what is the current in the primary winding। अरे भाई पावर दे दी, आपको पता ही है ट्रांसफार्मर है, इनिशियल जो प्राइमरी कॉइल की है, फाइनल जो सेकेंडरी कॉइल की इक्वल होती है, पावर्स हैं देखो, तो वीपी आईपी जो होता है प्राइमरी का वो सेकेंडरी वीएस आईएस के इक्वल होता है। इसने किसकी दी है, सेकेंडरी की दे दी है पावर, कितनी दे दी है 60, भाई ये पावर ही तो है, पावर डायल दिया मैंने 60, इनपुट वोल्टेज कितना दे दिया 220 वोल्ट, आईपी निकाल सकते हैं, यही पूछा है व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग, कितना आएगा 60 अपॉन 220, कर लो सॉल्व इसको, देखो कितना आएगा समथिंग 2 3 जा 11 जा, तो 11 को जब डिवाइड करोगे 3 में तो 11 2 जा, और कितना आ जाएगा 11 7 जा, तो 0.27 के आसपास, 0.27 इज द आंसर, खत्म बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium, what is the critical angle for this medium। आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछी है भाई, और क्रिटिकल एंगल आपको पता होना चाहिए क्या है, कैसे निकाल सकते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग वैल्यू। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं कि भाई अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पहले पूछा हुआ नहीं है नीट में। लाइट ट्रेवल से डिस्टेंस, डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, कैसे निकालते हैं स्पीड हम लोग, वेलोसिटी क्या आती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x अपॉन t1 सॉरी, सेकंड दे रखा आप लोगों को, v2 दे रखी है इसकी 10x अपॉन t2, ओके। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा है,
हम लोग क्या करें, क्रिटिकल एंगल पता ही हम लोगों को क्या होता है कि जो ईटा की वैल्यू होती है वो 1/sin होती है, याद है आप लोगों को। और ये हम लोग निकालते कैसे हैं, ये जो sin IC निकालते हैं हम लोग, ये एयर के लिए होता है। जब वो डेंसर टू रेडियम मीडियम रेयर मीडियम जाता है तब वो IC वैल्यू आती है। तो आपको याद होगा ये ईटा एयर अपॉन ईटा डेंसर होगा, ठीक है। और ईटा जो होता है वो C/V होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स वेलोसिटी ये डेंसर मीडियम की हो गई, वेलोसिटी एयर मीडियम की हो गई, खत्म बात। अब देखो x इन टाइम इन एयर, ये v1 वाला कौन सा है, एयर का, ये किसका है, डेंसर का, वैल्यू निकाल लेंगे। तो sin IC डेंसर की वैल्यू कितनी है 10x/t2, v एयर कितना है ये x इंटू T1, देखो कट गया तो कितना आ गया 10T1/T2 sin IC। सो वैल्यू ऑफ IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स 10T1/T2। देखो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 10T1/T2, ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इजी है ऐसा नहीं है, बट प्रीवियस ईयर्स में देखा हुआ नहीं है तो बच्चों को थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी लगी, बाकी इजी क्वेश्चन है, ये भी कर सकते थे आप लोग। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पर। यस देखिए, पहले देखो 17 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ए मेटल वायर has mass 0.4 plus minus 0.02 gram radius and length, the maximum possible percentage error in the density। बहुत इजी सा लल्लू सा क्वेश्चन है, ये तो कर सकते हैं। देखो डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम होती है, मास दे दिया, अब रेडियस और लेंथ दे रखी है, किसके लिए है, एक वायर के लिए। और वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग, क्या होता है πr²h, यहां पर एल दे रखा है, कन्वर्ट कर लो उसको परसेंटेज एरर में। क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा रो अपॉन रो जो है वो परसेंटेज निकालना है हमें, कितना आ जाएगा डेल्टा m/m, फिर प्लस 2 डेल्टा r/r प्लस डेल्टा l/l, यही तो करना है हमें। परसेंटेज एरर निकालनी है हम लोगों को किसमें, डेंसिटी में। तो वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग। देखो डेल्टा m कितना दे रखा है बेटा 0.002 अपॉन 0.4, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं हम लोग, देखो यही लिख लेते हैं सॉल्व करके, पहले कितना आ जाएगा ये 2 × 10⁻⁻3, ये कितना आएगा 4 × 10⁻⁻1। इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, बेटर रहेगा हमारे लिए। देखो इसको ऐसा लिखते हैं 2 × 10⁻³ अपॉन 4 × 10⁻⁻1 प्लस डेल्टा आर रेडियस। अब देखो ग्राम सेंटीमीटर मिलीमीटर उसी में दे रखी है, कितना हो जाएगा 1 × 10⁻, कितना आया -3, और उस पर लिखेंगे तो -2। भाई सेंटीमीटर लिखना चाहेंगे ना हम लोग, CGS में देखो सब जने, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे -2, और ये कितना हो गया 3 × 10⁻, तो 1 × 10⁻⁻2 अपॉन 3 × 10⁻⁻1 प्लस डेल्टा एल कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करना आप लोग, देखो क्या आंसर आया है, देखें एक बार करके, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये आ जाएगा 0.5, 2/4 है, 1/2 0.5, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2। फिर आगे देखो ये 10⁻⁻1 है, ऊपर जा रहा है, तो 10⁻ कितना हो रहा है, ये भी 2/3 मतलब 0.6, प्लस फिर आगे कितना देखो कितना आ रहा है 4 10⁻⁻2, कितना आ गया 6 और 4 10, और 1.5 1.6%, 1.46% के आसपास आ रहा है आंसर। ये देखो, तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत इजी लगने वाला है पेपर, कोई भी टफ नहीं है। नेक्स्ट चल रहे हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 18 जो है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देखना है। ये बोल रहा है फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
Two statements are given below. If screen is moved away from the planes of slit, angular separation of the fringes remains constant. Screen is moved away from the planes of slit. भाई होता क्या है, ये यहां पर स्लिट है, एक S1 S2 है, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, और यहां से स्क्रीन होती है, ये कैपिटल D है, यही तो है। इसने बोला है एंगुलर सेपरेशन, और एंगुलर सेपरेशन होता कितना है बेटा, थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, यही तो फॉर्मूला था एंगुलर सेपरेशन का। तो ये बोल रहा है स्क्रीन इज मूव्ड अवे द प्लेन ऑफ, अगर ये बढ़ा दें हम लोग डी को इंक्रीज करें, तो स्क्रीन मूव अवे होगी, तो फ्रिंजेस जो है वो कांस्टेंट रहेगी क्या, फ्रिंजेस कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो कैसे, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ डी बढ़ गया, तो एंगुलर सेपरेशन कांस्टेंट है क्या, अरे भाई एंगुलर सेपरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन डी, डी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल ठीक है। सेकंड पढ़ो, if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of fringes decrease, अरे भाई इंक्रीज होगी, ये देखो थीटा प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट लैम्डा के, अगर आप लोग वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एंगुलर सेपरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज थोड़ी होगा, ये कैंसिल, तो क्रॉस हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है, देखो कौन सा सही बैठ रहा है हमारा, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू और ये सेकंड फॉल्स, सेकंड ऑप्शन यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, रेडियो एक्टिव से दे रखा है, हाफ लाइफ दे दिया आप लोगों को 20 मिनट्स, इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, अरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, क्या होता है एक्टिविटी बेटा, ये होती है 1/a0 इक्वल्स टू 1/2 पावर n, कितना दिया आपको 1/16 बोला है, तो 1/16 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 4 आ गई, टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला होता है n इंटू टी हाफ, कितना है n की वैल्यू 4 और टी हाफ कितना दे रखा है 20 मिनट्स, तो कितना आ जाएगा 80 मिनट्स, डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास 80 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, कर सकते हैं हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 देखो, अब देखो करते हैं सॉल्व, क्या बोला है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट, इससे इजी पेपर नहीं हो सकता है, मतलब नीट ने क्या पेपर बनाया, क्या सोच करके फिजिक्स का इतना इजी पेपर दिया है कि पूछो ही मत। ये देखो दोनों पैरेलल में है, कैपेसिटर ऐड हो जाएगा 3 और 3 6 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड का सीरीज में है, निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये आंसर आ गया, तो 1/c इक्विवेलेंट क्या आ गया 1/3 1/6 6 2 और 1 कितना आ जाएगा 3/6 1/2, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ 2 माइक्रोफैरड। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड बाय द कलर कोड्स इज दिस द कलर ऑफ थर्ड बैंड, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 22 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%, ये फर्स्ट 2 डिजिट जो होती है ये अलग कलर्स को शो करती है, थर्ड जो है वो मल्टीप्लायर है, फोर्थ जो है वो टॉलरेंस है। इसने आपको पूछा है थर्ड बैंड का बताना है, थर्ड बैंड हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, बीबी रॉय, हो जाएगा काम इतने में। ये ब्लैक कलर होता है, ये ब्राउन 0 1 2 3, थर्ड बैंड का पूछा है, 10⁻³ है, देखो 10⁻³ किसको शो कर रहा है, ऑरेंज को, ऑरेंज कलर, तो थर्ड बैंड जो होगा कार्बन रजिस्टर का कलर जो होगा उसका वो ऑरेंज होगा। क्या पूछा आगे 22 देखना आप, एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, अगर कैपेसिटर है और उसमें अगर इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट बताइए। अरे भाई देखो क्या होता है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है यहाँ पर ID, ये बाहर का जो कंडक्शन करंट होता है इसके इक्वल ही होता है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है आप लोगों को और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, देखो भाई क्या होता है V इक्वल्स टू I इंटू XC होता है, तो ID इक्वल्स टू क्या आ जाएगा V/XC, XC की वैल्यू क्या होती है 1/ωc, तो 1/ωc ऊपर जाएगा तो क्या आएगा V इंटू ωc, यही तो है। अब वो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करें, भाई ओमेगा जो है 2πf है ये डिक्रीज होगा, तो करंट भी क्या होगा डिक्रीज होगा,
डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है ना? तो बहुत इजी है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को कि इतना इजी पेपर आया था क्या सर फिजिक्स का। देखो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 24 पर। क्या कहना चाह रहा है ये हमें, 23 क्वेश्चन देखो। ये कहना चाह रहा है ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। 9th क्लास का क्वेश्चन है ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड निकालनी होती है आपको, हाफ डिस्टेंस दे रखी है। क्या होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का? अगर हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालनी है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 निकाल लो। कितना है 2v v प्लस 2v 3v। क्या होगा, इस v से v कट गया, कितना आ गया 4v/3 आ गया, 4v/3 आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल। सोप बबल, बबल में क्या होता है 2 लेयर्स होती है ना, ड्रॉप में 1 लेयर होती है, बबल में 2 लेयर्स होती है। रेडियस दे दी है आपको 2 सेंटीमीटर। सोप सॉल्यूशन इज नियरली, सरफेस टेंशन दे दिया आपको, एनर्जी पूछी है। क्या होता है बेटा एनर्जी का फॉर्मूला सोप बबल के लिए? देखो एनर्जी इक्वल्स टू होता है जो भी इसका सरफेस टेंशन है वो, और उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके एरिया से। बबल है तो बबल में कितना होगा 2 लेयर होगी, तो 2 लेयर है मतलब उसका 2 टाइम्स एरिया कवर हो रहा है। यहां पर 2 टाइम्स एरिया कवर हो रहा है, और बबल है तो स्फेरिकल फॉर्म में है, एरिया होगा 4πr²। देखो तो ये 2 टाइम्स और ये 4πr²। वैल्यूज दे रखी है, वैल्यूज लिखनी है बस, सिंपल सी। क्या आएगा 3 × 10⁻⁻²। देखो ये लिखा है मैंने यहां से, और ये दे दिया आपको 2 × 4π, और रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर करना है, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 4, और सेंटीमीटर ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴। ठीक है, वैल्यूज देखो कितनी आ गई एनर्जी की, कुछ आ रहा है क्या? ये देखो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग उसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 4 4 जा 16 है ना, तो ये हो गया 3 2 जा 6, 4 4 जा 16 पाई, और ये 10⁻2 -4 -6। 16 पाई जो होता है वो नियर अबाउट होता है किसके 50 के होता है क्या? तो 650 × 10⁻⁻6 कितना आ गया 300 × 10⁻⁻6। कुछ दिख रहा है क्या ऐसा भाई? बिल्कुल दिख रहा है, 3 × 10⁻⁻4। तो नियर अबाउट आ गया सेकंड ऑप्शन 3.01 × 10⁻⁻4 जूल। ये आंसर आया। देखो कैलकुलेशन है थोड़ा सा इजी, ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो ध्यान रखना चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर में अगर 1/π आता है तो इसको बेटर है कि 1/3.14 सॉल्व करने से बेटर है आप लोग क्या करो, इसको पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। मैं बताया था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसा कुछ। तो क्या आ जाएगा, ये π/π² हो जाएगा। इस π² को हम लोग लिख सकते हैं कितना 10। ठीक है, ऐसे कभी आपके पास आ जाए 16π आ जाए तो इसको आप नियर अबाउट कर दो 50। 8π आ जाए तो नियर अबाउट हो जाएगा कितना 25। ठीक है ना, मैंने इसको क्या करा यहां पर देखो 16π की फॉर्म में था ये, तो 16π से मैंने क्या लिखा इसका 50, और ये आंसर आ गया आपका। कितना इजीली कर लेंगे हम लोग उसको सॉल्व, है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है आप लोगों की। तो आंसर इज 3.01 × 10⁻⁻4 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन। क्या पूछा है देखो, मतलब पेपर बिल्कुल बकवास पेपर बना रखा है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस होता है क्या? नहीं। परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं। हाइगेन्स प्रिंसिपल वेव थ्योरी से रिलेटेड है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लैम्डा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ जब शॉर्टेस्ट होगी तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज, भाई जो लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, बामर किस पे आता है सेकंड नंबर पे, ब्रैकेट किस पे आता है फोर्थ नंबर पे। हो गया काम। और आपको पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी मैक्सिमम, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा वो कहां से ट्रांजिट करेगा, इनफाइनाइट से। भाई मैक्सिमम एनर्जी कहां होगी, इनफाइनाइट पर, तो वो मैक्सिमम वहां से इनफाइनाइट से क्या करेगा, ट्रांजिट करने वाला है इलेक्ट्रॉन। देखो तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा हूं मैं आप लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ = R, 1 ओवर शॉर्टर वाला -1/n² जो
जहां से ट्रांजिट कर रहा है लार्जर वाली वैल्यू। पहला बोला है बामर, तो 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 ओवर एन। एन कितना है 2 स्क्वायर मतलब 4, ये हो जाएगा इन्फिनिटी हट जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या बच गया, लैम्डा की वैल्यू बच गई 4 बाई आर फॉर दी बामर सीरीज। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज, फिर वही करेंगे इसी फॉर्मूले से, क्या करेंगे 1 ओवर लैम्डा आर और ब्रैकेट के लिए 4, तो 1 ओवर 4 का स्क्वायर 16, ये 0, तो कितना आ जाएगा, देखो इतना पेशेंस नहीं रहे भाई, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी है हमें, टाइम इन मतलब टाइम के अंदर ही करना होता है, 1 मिनट में इक्वेशन। देखो टाइम क्या करेंगे, 16 बाई आर, क्या पूछा है, दोनों का रेशियो पूछा है, निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 4 बाई आर, ये 16 बाई आर, देखो कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4 लैम्डा आ जाएगा, 4 लैम्डा, ये आंसर आ गया। तो कितना इजी क्वेश्चन है ना। ये बच्चे आप लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो 11th क्लास में इस टाइप का, तो 11th वाले केमिस्ट्री में ही पढ़ा हुआ है, 12th फिजिक्स में पढ़ा हुआ ही है, दोनों से क्वेश्चन मान सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27, 28 और 29 तीनों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो बहुत इजी है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्या होता है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो U प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एक्स स्क्वायर के। अब वो बोल रहा है स्ट्रेच बाय 2 टाइम्स, मतलब ये 2 का स्क्वायर, ये अगर 4 हो जाएगा तो जब उसको 8 कर दिया तो कितना होगा, अरे भाई 8 कर देंगे तो 8 का कितना हो जाएगा 64, ये U1 ये U2, ये इक्वल का साइन, क्या आ जाएगा 4 ये 16, 1 बाई 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी 16U, खत्म बात, ये 16U। कितना इजी क्वेश्चन है। फिर पूछा है ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड, ए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस। Which of these component remove the AC ripples from the rectified output? अरे भाई जो AC ripples होते हैं, क्योंकि हमें फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिलता है वो कंप्लीटली DC नहीं होता, उसमें AC रिपल्स होते हैं, तो हम लोग एक फिल्टर सर्किट लगा करके क्या करते हैं, जो भी उसके AC रिपल्स उनको एलिमिनेट करते हैं। और ये काम करते कैसे हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में आप क्या लगा दो, कैपेसिटर, और सीरीज में लगा दो क्या, इंडक्टर। यहां पर देखो उसने कैपेसिटर की बात करी है सिर्फ, तो ऑप्शन में भी नहीं है कहीं इंडक्टर, तो कैपेसिटर है फिल्टर सर्किट, देखते टिक करना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इंडक्टर में कितनी होती है, आप लोगों को सबको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, हाफ LI²। आपको दोनों वैल्यूज दे रखी है, तो एनर्जी देखो हाफ, एल की दे रखी बेटा 4 माइक्रो, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶। आई कितना दे रखा है 2 एम्पियर, आई का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया 8 इंटू 10⁻⁶, है क्या कुछ 8 माइक्रो जूल, ये माइक्रो हो गया, तो 8 माइक्रो जूल इज द आंसर। क्लियर। तो बहुत इजी काम है, आप इजीली इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं इसके आगे वाले पोर्शन पर, देखना एक बार, तो मैं पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 देखना बेटा, क्या बोल रहा है, इफ E डॉट ds इक्वल्स टू 0 ओवर ए सरफेस देन, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है। बहुत इजीली बता सकते हो आप लोग, ऑप्शन देखते ही देखो, ये बोल रहा है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद सरफेस ओवर ए सरफेस क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, 0 मतलब कांस्टेंट नहीं होता। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस, ये भी नहीं होगा, गाउसियन सरफेस होनी चाहिए उसके लिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन, देखो साफ साफ बोला है, ये बोल रहा है द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंसर्टेड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट।
लीविंग इट। जितनी उसके अंदर होती है उतनी उसके क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। तो जितना एंटर हो रहा है उतना लीविंग करेगा, तब वो ऑटोमेटिक उसका आंसर जो आएगा वो फोर्थ आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन है इसका कौन सा, फोर्थ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 32 देख रहे हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। भाई साउथवर्ड ईस्टवर्ड जब भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को बता रखा है मैंने पहले भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बना लो बेटा, है ना। क्या बोला इसने, मूविंग साउथवर्ड, साउथवर्ड जा रहा है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, माइनस जे कैप में है। फिर क्या बोला है, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, फिर चला जाता है किसमें, ईस्टवर्ड में। द फोर्स दैट एक्ट ऑन द, फोर्स निकालना है, बहुत इजी है, कर सकते हैं। देखो भाई फोर्स प्रोपोर्शनल, फोर्स क्या होता है, एम ए, मास कभी चेंज होता नहीं है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्सेलरेशन के। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, भाई इसको ऐसा लिख सकता हूं ना मैं इससे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब वी फाइनल कितना है, वी आई, इनिशियल कितना है, वी जे। भाई यहां पर ये क्या है इसका, ये वैल्यू इनिशियल था, पहले ईस्टवर्ड गया फिर फाइनल आया, तो कितना आ जाएगा, फाइनल वैल्यू कितनी है, वी आई कैप माइनस वी इनिशियल कितना था, वी माइनस जे कैप। बताओ ये वी प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप जो होगा वो डायरेक्शन होगी किसकी, फोर्स की। और आई कैप प्लस जे कैप कैसे आएगा, देखो इसी में बता दूंगा आपको, ये लो वापस वो देख लो एक बार, नॉर्थ के ईस्ट, ये आई कैप प्लस जे कैप है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, अलोंग नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, let a wire be suspended from the ceiling and stretched by weight W attached at its free end, the longitudinal stress। अरे भाई स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कितना दे रखा है इसने, W, तो W by A, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी है ना। The angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is, yes, ये क्वेश्चन देखो सर्कुलर मोशन का क्या पूछ रहा है, द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है कितना होता है, अल्फा। ये बोल रहा है मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज, कहां होगा, अगर कोई सर्कल के अलोंग इस तरीके से ये घूम रहा है इसकी मान लो, तो क्या होगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, भाई अगर ये एक्सिस के अलोंग ही है और इसमें अल्फा अगर इसी डायरेक्शन में है, अल्फा जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन में ही है, तब तो क्या आ रहा होगा, एक्सेलरेशन। और अगर ओमेगा ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है तभी रिटार्डेशन वाला केस होगा। बट होगा कैसे, उसकी एक्सिस के अलोंग ही होने वाला है। तो सर्कमफेरेंस है उसके एक्सिस के अलोंग, देखो ये ऑप्शन दिख रहा है कि रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, टेंजेंट हो नहीं सकता, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द आंसर। कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर, देखो क्वेश्चन नंबर 34 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ना, क्या कहना चाह रहा है 34, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट, ऑसिलेट कहां पर है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड गिवन है, देखो एम्पलीट्यूड गिवन है 48, किसका एम्पलीट्यूड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ लाइट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस बेटा, क्या होता है भाई, E नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी होता है। आपको बी नॉट पूछा है तो E नॉट बाई सी निकाल देंगे। कितना दे रखा है E नॉट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रखा है 48 और ये होता है 3 × 10⁸, तो कितना आ गया, 3 1 जा 6 जा, तो बी नॉट आ गया 16, अच्छा 16 फॉर्म में नहीं दे रखा है तो एक आ जाएगा 1.6 × 10⁻7, 1.6 × 10⁻7, खत्म बात। चले आगे। Two bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals to 0. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये बोला चाह रहा है आप लोगों को कि एक m है एक 9m है, ठीक है, r डिस्टेंस पर अवेलेबल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है।
द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उनके बीच में, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो हो जाए। और ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कहां होगा हमें पता ही नहीं है, एम और 9m के बीच में। अज्यूम कर लेते हैं, लेट मान लो ये डिस्टेंस r1 है, ये r2 है, तो मान लेते हैं r1 जो है उस डिस्टेंस पर कहीं पर इस पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी जो आ रही है वो जीरो आ रही है। कैसे निकाले? अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं, r1 कितना होगा तो आपको पता है, फॉर्मूला होता है, क्या करते हैं, अंडर एम, इसकी डिस्टेंस निकालनी है हम लोगों को, अंडर एम प्लस 9m टाइम्स ऑफ r1, ये r दे रखा है, ये r हो गया, तो कितना आ गया, ये 9 और 3, तो ये 3 और ये 4 अंडर एम इंटू r कट गया, तो r/4 आ गया r1 की वैल्यू। r1 की वैल्यू कितनी आ गई, r/4। तो ये अगर r/4 है हमारा, तो ये कितना होगा, r में से माइनस कर लेंगे, 3r/4 होगा, खत्म बात। भाई वो r/4 है तो 3r/4 होगा। क्या पूछा है, दोनों की वैल्यू। तो पोटेंशियल कितना निकालेंगे हम लोग, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, r/4 कितना आएगा, माइनस का होता है, फॉर्मूला होता है क्या, माइनस का gm/r पोटेंशियल का। तो देखो क्या निकालेंगे, माइनस g, m क्या कितना है, m ही है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है उसकी, r/4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर कितना दे रखा है, फिर 9m, तो g 9m और उसकी डिस्टेंस कितनी रखी है, 3r/4 दे रखी है। सॉल्व कर लो उसको बस, क्या आएगा, -4 gm/r, फिर ये ऊपर आ जाएगा 3 जा, तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर हम लोग उसको सॉल्व करना चाहें तो 4 3 जा 12 gm/r, -4 -12 कितना हो गया, एड ऑन होकर के -16 gm/r। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, -16 gm/r इज द सॉल्यूशन। तो ये 35 क्वेश्चंस थे सेक्शन ए के। अब 15 क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी के, जिसमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं एक बार कि वो 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या क्या होगा, देखते हैं एक बार। देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, अब फटाफट देखना भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चे इसको क्वेश्चन को छोड़ करके आए थे, बट क्यों छोड़ा पता नहीं, देखो करते हैं एक बार। In the figure shown here, what is the equivalent focal length of the combination of lenses? Refractive index बाहर अंदर का दे रखा है 1.5, बाहर का दे रहा है 1.6। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक अप्रोच बता रखी है मैंने आप लोगों को क्लासेस में। कैसे करते हैं इसको, देखो अलग अलग पोर्शन बना लो इसके। एक पोर्शन मैंने ये वाला बना लिया, एक पोर्शन जो उसका मिड का दे रखा है वो, एक पोर्शन मैंने क्या करा, साइड बना लिया। बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6, इसका भी कितना है 1.6, और अंदर वाले का है 1.5। अब आप लोगों को रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, कर लेंगे सॉल्व इसको, और कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है। देखो दोनों पोर्शन के लिए दोनों सेम है ना, उसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, -r म्यू ag-1, यही तो होता है। वैल्यू देखना कितनी आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो -20 म्यू की वैल्यू, बाहर वाले पोर्शन कितना है 1.6 -1, तो ये कितना आ गया 0.6। करेंगे इसको सॉल्व तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100/3 सेंटीमीटर, तो -100/3 सेंटीमीटर बाहर वाले के लिए आ गया। अंदर वाले के लिए अब इसके लिए फोकल लेंथ निकालनी है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला बेस है, क्या हो जाएगा, सॉरी हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो उसका आया था अपने पास, इस बाहर वाले का आया था -100/3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस वाले का हम लोग निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, -r, ये रहा, ठीक है, कितना आ जाएगा, वही -20 सेंटीमीटर, और दोनों की वैल्यू कितनी है, देखो उसकी थी 1.5, तो 1.5 और 2, 3 - 1 2, कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। कर सकते हैं सॉल्व, क्या निकालनी है, कंबाइंड फोकल लेंथ, तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1, 1/f2, 1/f3, 1/f और 1/f3, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है f1 f3, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f1 प्लस 1/f2, वैल्यू लिख देंगे सिर्फ, क्या आएगी ट्वाइस ऑफ f1, f1 की वैल्यू कितनी थी,
F1 की वैल्यू थी आपके पास माइनस का 100/3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1/10, तो 6/100 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करना था आप लोगों को। सॉल्व करते ही आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, समथिंग 40-60 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, सॉल्व करके देखना बेटा कितना आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. Limiting friction का है कि गाड़ी है उसमें से ऊपर लगेज रखा हुआ है और वो स्लाइड ना करे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो केस होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आप लोगों का देखना, A इक्वल होता है म्यू एस इंटू जी। अगर इतना है तब तक तो उस कार पर जो लगेज है बंधा हुआ, कार हो ट्रक हो बस हो, उस पर लगेज बंधा रहेगा। अगर इससे ज्यादा हो गया, अगर जो है एक्सेलरेशन म्यू एस जी से ज्यादा हो गया तो वो स्लाइड करेगा, और अगर कम रह गया तो क्या होगा, वो उसके ऊपर रुका हुआ रहेगा, स्लाइड नहीं करेगा। तो मैक्सिमम लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो म्यू एस जी है। वैल्यू दे रखी देखो आपको, कितना दे रखा है आप लोगों को, वैल्यू देखो दे रखी है म्यू एस की वैल्यू 0.14 और जी होता है 10, कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे इजी पेपर नहीं आ सकते हैं, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप लोग बड़ा इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 39 देख रहे हैं हम लोग फटाफट से, क्या कहना चाह रहा है देखो, ये बोल रहा है ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ with time period t, if distance d is the earth और g is the gravitational constant, then the quantity। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का थोड़ी है, ये तो यूनिट एंड डायमेंशन का है, आपको उसकी डायमेंशन निकालनी है, बस डायमेंशन निकालते क्वेश्चन हो गया। देखिए तो क्या आएगा 3π gd, 3π की होती नहीं है तो 1 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कुछ चीजों की डायमेंशन तो आप लोगों को याद ही रहती है, क्या होती है m-1 L3 t-2, डायमेंशन क्या होगा, ये डेंसिटी देखो मास पर वॉल्यूम, तो मास पर वॉल्यूम देखो क्या हो जाएगा, ये -1 कट जाएगा, ये -3 इससे कट जाएगा, t-2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो t स्क्वायर। तो g की आप लोगों को डायमेंशन याद होनी चाहिए बस, m1 L3 t-2, m1 L3 t-2, खत्म बात। तो t स्क्वायर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 39, द एक्सटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम इक्वेशन दे रखी है, इज शोन इन द फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर आप लोगों को कितना होगा, बट इसका टाइम पीरियड कितना है पूरा 8 सेकंड है। और एसएचएम का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, एसएचएम का एक्सेलरेशन जो निकालते हैं वो निकालते हैं -ω²x से। तो एक्सेलरेशन देखो टाइम पीरियड कितना आता है 2π/t इसका होल स्क्वायर, और ये x, ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस ये 4π², टाइम पीरियड पूरा कितना है इसका 8, और x कहां निकालना है 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर x कितना है इसका 1, खत्म बात। कितना हो गया 4 2 जा 8, तो -π², t की वैल्यू 64 है, देखो अभी खड़बड़ हुआ था हमसे, तो ये कट जाएगा 16 टाइम आएगा, तो -π²/16, थर्ड ऑप्शन। भाई t इक्वल टू 8 सेकंड है, 8 का स्क्वायर जो होगा वो 64, तो यहां 16 आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 40 देखना, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आप लोगों का लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डी मॉर्गन से। देखो लॉजिक गेट ही नॉट गेट है, ए लगाया है तो आउटपुट ए बार, बी है आउटपुट बी बार, एंड गेट दे रखा है तो ए बार डॉट बी बार, ये एंड गेट, और उसके आगे नॉट लगा दिया, ये नैंड गेट। ठीक है, समझ में आया आउटपुट कैसे लिखा, ए का ए बार, बी का बी बार, एंड गेट तो ए बार डॉट बी बार, और ऊपर नॉट लगा रखा है तो पूरे पर बार लगा दिया। डी मॉर्गन अप्लाई करना है इस पर, तो क्या होता है डी मॉर्गन, जो भी डॉट में लिखा हुआ है उसको आप लोगों को क्या करना है प्लस में लिख दो, ठीक है, और ऊपर बार लगा रही है, तो क्या होगा बार से बार हट जाएगा, तो a प्लस बी, और a प्लस बी किसका होता है और गेट का। और गेट की ट्रूथ टेबल क्या होती है कि अगर इसमें दोनों में से भी एक भी 1 है
तो वो 1 करेगा। देखो दोनों में से एक भी 1 है तो 1 कौन सा ऑप्शन है? दोनों में से एक भी 1 है 1, दोनों में से एक भी 1 है 1, दोनों में से एक भी 1 है 1। फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा इसका आंसर ठीक। तो फर्स्ट जो है इसका वो ऑप्शन ठीक होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 41 42 पर। देखो लास्ट क्वेश्चंस में चल रहे हैं अब हम लोग अपने। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity of 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surface is. आप लोगों को क्या दिया है? एक ब्रिज है और इस ब्रिज से हम लोगों ने क्या करा? एक बॉल है, इसको 4 मीटर पर सेकंड में पहुंच रहे। ये बोल रहा है बॉल जो है वो कहां आ रही है? देखो साफ साफ लिखा है 4 सेकंड में नीचे आ जाएगी वापस। तो ये बोलना चाह रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी? हाइट पूछ रहा है। हाइट निकाल सकते हैं ना हम लोग। न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन क्या होता है? S इक्वल्स टू यू टी, ऊपर फेंक रहे हैं इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एस को एच लिख दूं, यू कितना है 4, ये 4 माइनस हाफ और टी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व कर लो, हाइट आ जाएगी इसको। कितना आएगा? 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और 2 8 जा 16। देखो 16 8 माइनस 64। आप बोलोगे सर ऑप्शन तो प्लस में दे रखे हैं। अरे भाई ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि हाइट जो है वो नीचे की तरफ है। नीचे की हाइट से हमने ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फेंका इसको, देखो वर्टिकली अपवर्ड। तो आंसर आ गया 64 मीटर। ओके नेक्स्ट, टू थिन लेंथ्स आर ऑफ सेम फोकल लेंथ बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। कॉनकेव है फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। अब पूछ रहा है कॉन्टैक्ट में रख दिया तो बताओ कॉम्बिनेशन। अरे सेम क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होती है? 1/f1 1/f2। क्या आ जाएगा? 1/f1। f कितना है कॉन्वेक्स के लिए? पॉजिटिव f। फिर माइनस कॉनकेव के लिए 1/f कट जाएगा तो आंसर 0। तो 1/f की वैल्यू 0 आई है तो f की वैल्यू क्या आ गई? इनफाइनाइट। कर सकते हो, बहुत इजी है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 43 44 45 देखते हैं एक बार। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में। बोला है इसने ए वायर कैरिंग ए करंट I along the positive x axis has length L. It is kept in a magnetic field. The magnitude of magnetic force. फोर्स दे रखा है और वायर की लेंथ दे रखी है। अगर चार्ज देता है तो Q V क्रॉस B होता है, लेंथ देता है तो I L क्रॉस B होता है। तो फोर्स क्या होगा? I L क्रॉस B। क्या बोला है आप लोगों को? L दिया है x एक्सिस के अलोंग। देखो तो फोर्स निकालना है I x एक्सिस के अलोंग क्या आएगा? L I कैप और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। क्रॉस कितना दे रखा है? 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। L और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। क्या करें हम लोग? बाहर ले लें तो IL। पीछे देखना I क्रॉस I करेंगे, I क्रॉस I क्या होता है? 0। फिर I क्रॉस J करेंगे तो 3I क्रॉस J। I क्रॉस J कितना होता है? K कैप। फिर 4 की बारी तो क्या करेंगे? I क्रॉस K माइनस 4 I क्रॉस K। K क्रॉस I होता है कितना? K क्रॉस I कितना होता है? J। I क्रॉस K कितना होगा? माइनस J। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3K कैप प्लस 4J कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो IL तो है ही है तो मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका। मॉड लेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 25 5 और IL चल रहा है 5IL। देखो 5IL इज द आंसर। तो बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा हुआ है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपनी शीट्स में डाल रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, करा हुआ होगा आप लोगों का। ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी म्यू u when the bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally. So velocity of bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest. मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. At the other end of the block the total length of the block is. बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। देखो
क्या बोलना चाह रहा है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसका ताकि आप लोगों को, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u है। जब ये 24 सेंटीमीटर चलता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी आती है, यहां से मान लेते हैं ये 24 चला तो इसकी स्पीड यहां कितनी हो गई, u/3। अब ये बोल रहा है आगे चलता है तो रेस्ट में आ जाता है, तो ये यहां से यहां चलेगा तो इसकी u कितनी हो गई, 0। तो ये लेंथ कितनी है ये पूछ रहा है, तो ये निकाल लेंगे तो टोटल लेंथ निकाल लेंगे ना भाई, तो टोटल लेंथ आ जाएगी उससे, खत्म बात है ना। देखो u दे रखा है आप लोगों को, डिस्टेंस दे रखा है, u दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है, दो u दे रखे हैं, डिस्टेंस निकालना है। न्यूटन की कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। क्या होती है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखना v है u/3 तो u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर 2a और s कितना है 24, कितना आ जाएगा -8 u स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 2a 24। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी में फाइनल क्या है, u इक्वल्स टू वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू कितनी है 0, u कितना है u/3 वही u स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 2a और मान लेते हैं ये x है, ये x मान लिया मैंने। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर दें तो देखना क्या आ जाएगा। इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं u स्क्वायर बाई 9 से, माइनस u स्क्वायर बाई 9 2ax, ये इससे कट गया, माइनस से माइनस कट गया 8, इधर देखो 2a से 2a कट गया तो 24 बाई x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, x आ गया 3, तो टोटल कितना हो गया 24 3 27 इज द आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, एक ये कर सकते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट देखना, द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर एट 0 पे कितना दे रखा है 2 ओम और 6.8 ओम दे रखा है 80 पर। टेम्परेचर कॉफिशिएंट पूछा है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं हम लोग, क्या होता है अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस R0 डेल्टा T। तो RT की वैल्यू कितनी है 6.8, 6.8 में से 2 को माइनस करेंगे, देखो ऊपर लिखता हूं 4.8, नीचे कितना है 0 पर 2 और टेम्परेचर डिफरेंस 80 माइनस 0 80, पॉइंट हटाया 1/10। सॉल्व करना है इसको आप लोगों को, कितना आएगा 24 और 8 3 जा 24, तो 3/100, 0.02 या 3 इंटू 10⁻⁻², ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सोच सकते हैं हम लोग 3 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आप लोगों का, देखो डाइपोल वाला क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से, ये बोला है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलना चाह रहा है आपसे पॉइंट P पर ड्यू टू डाइपोल। इस पॉइंट P पर देखना, तो माइनस Q भी अप्लाई करेगा इस पर, प्लस Q भी अप्लाई करेगा, तो टोटल पोटेंशियल पॉइंट P पर क्या होगा, दोनों के सम के इक्वल। मान लेते हैं ये A है ये B है हमारा, कितना आ जाएगा KQ/R होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखो कितना आएगा K, ये निकाल रहे हैं हम लोग तो माइनस Q अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 तो ये है और 5 ये है, तो 8 सेंटीमीटर है, 8 इंटू 10⁻², प्लस का साइन VB के लिए कितना आएगा K प्लस का Q अपॉन डिस्टेंस, टोटल 5 है 3 चली गई, कितनी आ गई 2 इंटू -2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा KQ और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻² प्लस का 2, पीछे क्या बचा 1/2 माइनस 1/8, ये 1/2 माइनस 1/8, तो कितना आएगा 8 2 4 जा 1, तो 3/8, तो 3/8 KQ इंटू 10⁻² इज द आंसर। देखो 3/8 कहीं आ रहा है क्या, ये रहा 3/8 KQ, तो ये भी हो गया। देखो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं अब 3-4, बस हो जाएंगे फटाफट से। देखो कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 47, 10 रेजिस्टेंस each of resistance R are connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistance, then those are connected in parallel to the same battery, the current is increased n times। अरे भाई 10 रजिस्टर है और उसको कनेक्ट किया है, तो each of resistance are connected in series to a battery of EMF E, तो R है तो कितना हो गया टोटल 10R, किसमें सीरीज में।
फिर बोला है नेगेटिव इंटर रेजिस्टेंस है, बैटरी दे रखी है, तो देखो आई इक्वल टू कितना आ गया, ई बाई आर होता है, तो ई बाई 10R। फिर बोला है पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर बाई एन, तो ये आर बाई 10 आ जाएगा। बैटरी देखिए, तो ये बोल रहा है देन दोज आर कनेक्टेड पैरेलल टू सेम बैटरी, द करंट इज इंक्रीज n टाइम्स, तो I2 जो है वो कितना आ रहा है देखो, E, तो 10 बैटरी का 10E और ये R बाई 10, तो कितना आ जाएगा 10E बाई आर। I2 पूछ रहा है आप लोगों से NI1, तो I2 इक्वल्स टू वैल्यू लिख दो 10E बाई आर, N और I1 कितना है E बाई 10R। देखो कट गया E बाई आर से E बाई आर, ये होता चला जाएगा, तो N की वैल्यू आ गई कितनी 100, N की वैल्यू 100। क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, ये पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था 48। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने छोड़ा भी है और आकर के रिपोर्ट भी किया था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर ये, बट ये करा हुआ क्वेश्चन है, शीट का क्वेश्चन है। देखो क्या है, ए वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन ए सेमी सर्कुलर शेप ऑफ फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट पी स्टेडी करंट। देखो ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के लिए आप लोगों को इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका और इसका दोनों का सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर कैपिटल आर दे रखिए, आर लिख दी। ओके, अब सेमी सर्कुलर है, ये सेमी सर्कुलर है, तो इसका एंगल कितना है पाई है, तो सेमी सर्कुलर के लिए कितना लिखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, देखो B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर ब्रैकेट में पाई। सेम इस B3 का भी यही होगा, तो B1 और B3 क्या है एक ही है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन निकालो। देखो पॉइंट P इस तरफ है, तो करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो कहां जा रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट जब फ्लो करके आएगा तो कहां पर है इनवर्ड, ये रहा इनवर्ड। ये जब जा रहा है तो पॉइंट P किधर है ऊपर की तरफ, तो देखो फिर कहां जाएगा इनवर्ड, तो B1 और B3 दोनों के लिए क्या आएगा इनवर्ड। बट इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो पॉइंट P के लिए कहां आ रहा है आउटवर्ड, तो B2 कैसा आएगा डॉट, तो इसके लिए इस पोर्शन के लिए कहां आ रहा है डॉट, इन दोनों के लिए कहां आ रहा है क्रॉस, दोनों ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो जो B नेट होगा वो क्या होगा, जो पोर्शन है B2 माइनस, ये दोनों माइनस ही होंगे, माइनस वाले दोनों सेम है, तो मैं ट्वाइस ऑफ B1 लिख लूं क्या, ये ट्वाइस ऑफ B1, तो कितना आ गया देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में पाई माइनस ट्वाइस ऑफ B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में बच गया पाई माइनस 2। है क्या कुछ ऐसा ऑप्शन, अच्छा कन्वर्ट कर रखा है उसने, पाई को अंदर भेज रखा है, देखो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R, पाई से पाई कट गया तो 1 माइनस 2 बाई पाई। अब देखो ऑप्शन दिख रहा है कैसा, म्यू नॉट आई अपॉन 4R, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बट डायरेक्शन दे रखी है। B2 बड़ा है, तो B2 की डायरेक्शन कहां है बाहर की तरफ, तो अवे फ्रॉम दी पेज, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर कर लेंगे। अब बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 49। देखो 49 50 किस तरीके के क्वेश्चन है, मैंने सारे करा दिए आप लोगों को करने, जबकि आपके पास 10 ही थे। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। भाई देने की क्या जरूरत थी, हमको पता ही होता है 0.53 आर्मस्ट्रांग होती है, 0.53 आर्मस्ट्रांग होती है, तो आप लोगों को वैल्यू याद रखनी चाहिए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट, क्या इजी क्वेश्चन दे रखा है, आप लोगों को पता ही है आर नॉट एन स्क्वायर निकालना है रेडियस, तो कितना आ जाएगा 0.53 और एन है थर्ड के लिए, तो थर्ड का क्या आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई कर लो उसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 9 3 जा 2 5 9 जा 45 47 और पॉइंट लग जाएगा, तो 4.77 आर्मस्ट्रांग, 4.77 दे रखा है क्या, ये रहा 4.77 आर्मस्ट्रांग इज द। और अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, द नेट इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी, आपको Z की वैल्यू पूछी है, और Z आप लोगों को पता है क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, बट आपको देखो L दे रखा है C दे रखा है, L और C दे रखा है, एक्सएल और एक्सी नहीं दे रखा है, एक्सएल और एक्सी निकालना है, तो एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल 2 पाई एफ एल, ठीक है। एफ दे रखी कितनी 50 हर्ट्ज, तो एफ 50 ये 2 पाई कितना हो गया 100
और L कितना दे रखा है 50 बाई पाई। हम लोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 50 बाई पाई दे रखा है ना, सॉल्व कर सकते, देखो इसको तो 2 पाई 50 और ये देखो 50 बाई पाई मिली हेनरी, ताकि आप लोग ये काट सको, है ना। कितना आ गया 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50 और ये कितना बच गया 1 2 और 3, तो डायरेक्ट में लिख दूं क्या 5 हेनरी 5 ओम सॉरी 5 ओम, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू XC 1 अपॉन ओमेगा C 1 अपॉन 2 पाई FC, कितना आएगा 10⁻³ पाई है ये भी, तो 1 अपॉन 2 पाई 10⁻³ पाई और F की वैल्यू है 50। ओके, कितना आएगा पाई से पाई कट गया, कितना हो गया 52 जा 100 जाएगा 10⁻², 3 में से 2 गया -1, ऊपर गया 10⁻⁻1, देखो तो कितना आ जाएगा ये, देखो बता दूं क्या 52 जा 100 तो 10⁻² और 10⁻³ 10⁻² और 10⁻³ और माइक्रो है तो माइक्रो के लिए -6, तो कितना आ गया -6 और +5 -1, ऊपर जाएगा +1, तो 10 ओम। ओके, अब बचा हुआ है R दे रखा है 10 ओम, कर सकते हैं Z निकाल सकते थे हम इसका, तो क्या आएगा बेटा Z = R²। R कितना है देखो, R की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, तो 10 का 100 प्लस XL कितना है 5 ओम, XC कितना है 10 ओम, 10 - 5 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये √125 आया है। √125 को हम लोग ले सकते हैं 25 × 5, तो 5 √5 इज द इम्पीडेंस Z। तो आप लोगों ने देखा होगा कि नीट का जो पेपर आया है 23 का, ये बहुत इजी पेपर आया है ना। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे थे, जो काफी सारी बच्चों से थोड़े गड़बड़ हुए हैं, बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो आप लोग इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते थे, ठीक है। तो डरने वाली ऐसी कुछ बात थी नहीं, जहां पर आप लोग सोचें कि ये क्वेश्चन हमें आया नहीं या हमारे माइनस मार्किंग में हो जाएगा। आपको बस एक पैटर्न बता रखा है शुरू से, जब हम लोग प्रैक्टिस भी करते तो उसी अकॉर्डिंग करते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, पहले 1 गो के अंदर जो इजी क्वेश्चन है, जो फर्स्ट बार में ही देखते हो रहे हैं सॉल्व, वो कीजिए, एंड सेकंड गो में आप लोग जहां पर आप लोगों को थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम लगता है उस पर जाइए, जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो हम लोग इस अप्रोच से करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन थे डेफिनेटली मानते हैं, बाकी ओवरऑल पेपर काफी इजी था। तो जहां क्वेश्चन में टाइम बच रहा था, जहां 10 सेकंड 20 सेकंड का क्वेश्चन था, वो आप लोग टाइम बचा करके जो जहां लेंथी क्वेश्चन थे, जहां कैलकुलेशन लंबी थी, वहां कर सकते थे उस टाइम को। तो पेपर बहुत ईजी है। आप लोगों के नीट 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं पैटर्न का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। तो चैप्टर्स कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर से, ये भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। तो बहुत इजीली हम लोग नीट 25 के लिए रेडी हो सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। दिस इज जितेश गौड़ साइनिंग ऑफ।